डियर स्टूडेंट, वेलकम। एसवीएम ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। और आज बात करेंगे हम पुल्लिंग से स्त्रीलिंग शब्द बनाने के नियमों की। और हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि किस प्रकार से प्रत्यय जोड़ करके हम स्त्रीलिंग शब्दों से पुल्लिंग बना सकते हैं। और इसके अलावा हमने ये भी देखा कि स्त्रीलिंग शब्द बनाने के लिए किस प्रकार के प्रत्ययों का यूज होता है। हमने ये भी पढ़ा था कि ऐसे बहुत सारे शब्द होते हैं जो उभयलिंगी होते हैं। जैसे हमने बात की थी प्रधानमंत्री शब्द। जो ये प्रधानमंत्री शब्द होता है वो स्त्री और पुरुष दोनों के लिए होता है। जैसे मुख्यमंत्री की बात करें तो वो भी एक शब्द ऐसा है जो किसी महिला या पुरुष के लिए हो सकता है। इसके अलावा हम पढ़ रहे थे कि बहुत सारे जो पुल्लिंग शब्द हैं और उन पुल्लिंग शब्दों के पीछे कुछ शब्द या शब्दांश जोड़ करके हम उसके स्त्रीलिंग शब्द बनाते हैं। जैसे हमने पढ़ा था कि जो नर शब्द है उसके पीछे ई जोड़ने पर नारी में बनता है तो वो पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनता है। तो आज उसी के आगे हम बात करेंगे कि शब्दों के पीछे ईया जोड़ करके हम क्या करेंगे, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग शब्द बनाएंगे। क्या जोड़ना है आपको पीछे, ईया। तो ध्यान से देखेंगे, लिखा है बेटा और बेटा के अंदर आपने ईया जोड़ा तो बिटिया बन गया। क्या बन गया, बिटिया। चिड़िया का चिड़िया बन गया, लोटा का लुटिया बन गया और बुड्ढा का बुढ़िया बन गया। ठीक है, तो ये अपने कॉपी में लिखना है कि ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जिनके पीछे ईया जोड़कर हम पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बना सकते हैं, मेल से फीमेल बना सकते हैं। तो जिनका बछड़ा का बच्चिया हो जाएगा, कुत्ता का कुतिया। तो यहाँ से अपने कॉपी में आपको ये लिखना है और ध्यान रखना है कि पीछे ईया जोड़ने से पुल्लिंग से स्त्रीलिंग शब्द बनाया जा सकता है। उदाहरण की हमने बात कर ली है, तो ये अभी अपने कॉपी में उतारो। तो आपने लिख लिया होगा, आगे बात करते हैं। और किस प्रकार के नियम है कि हम पुल्लिंग से स्त्रीलिंग शब्द बना सकते हैं। तो ध्यान देंगे, लिखा है शब्दों के अंत में आनी आणी जोड़ करके। आप क्या करेंगे, शब्द के पीछे अगर आनी या आणी जोड़ते हो तो भी पुल्लिंग से शब्द कौन से लिंग का बन जाता है, स्त्रीलिंग में बन जाता है। ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, जैसे नौकर है तो नौकर में हम आनी जोड़ेंगे तो नौकरानी बढ़ेगा। ये नौकर शब्द कौन से लिंग का है, पुल्लिंग का है। और आनी जोड़ने के बाद में नौकरानी कौन से लिंग का हो गया, स्त्रीलिंग हो गया। सेठ के अंदर हमने आनी जोड़ा तो सेठानी। इंदु के अंदर या इंद्र के अंदर हमने, इंदु नहीं है, इंद्री है, इंद्र के अंदर हमने आनी जोड़ा तो इंद्राणी बन गया। तो ये भी इस प्रकार का शब्द है, ये ध्यान रखना है। इसके अलावा और भी नियम है। अगर हम शब्दों के अंत में इन जोड़ दें तो भी हमारा पुल्लिंग से स्त्रीलिंग शब्द बन जाएगा। हम अगर उसकी बात करें तो मालिका मालिन। देखो इन, तो इनमें ई की मात्रा छोटी है और न है, तो ये इस प्रकार की मात्रा और न दिखाई दे रहा है। पापी का पापिन, बाघ का बागिन। ठीक है, भाग्य नहीं है, बाघ है, इसको आप ऐसे लिखेंगे बाघ। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। इसके अलावा शब्दों के अंत में नी जोड़कर भी हम क्या कर सकते हैं, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बना सकते हैं, मेल से फीमेल बना सकते हैं। जैसे ऊँट, ऊँट के अंदर हमने नी जोड़ा तो ऊँटनी बन गया। मोर में नी जोड़ा मोरनी बन गया। जाट में नी जोड़ा तो जाटनी बन गया। और इसके अलावा राजपूत में नी जोड़ा तो राजपूतानी बन गया। तो ये ऐसे शब्द हैं जिसके पीछे हमने नी जोड़ करके पुल्लिंग से क्या बनाया है, स्त्रीलिंग शब्द बनाया है। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो आगे देखेंगे। जैसे बार का बारनी हो गया, बिल का बिल्लिनी हो गया। तो अभी आपको यहाँ तक लिखना है और ऊपर से लिखेंगे आप बढ़िया बढ़िया राइटिंग के अंदर। ऊपर से आपको
यहाँ तक लिखना है, जहाँ तक दिखाई दे रहा है ऐसे कैसे उतारना है, फटाफट बढ़िया राइटिंग उतारना है, ताकि आप जब भी देखो अपनी कॉपी में तो आपको ये समझ में आ जाए कि किस प्रकार से पुल्लिंग शब्दों से हम स्त्रीलिंग शब्द बना सकते हैं, कौन कौन से शब्दों या शब्दांश को जोड़कर अब पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाया जा सकता है। लिख लिया होगा, आगे लिखेंगे। ये भी वीडियो को रोक करके आराम से लिख लो। अब देखो शब्दों के अंत में इका जोड़ करके, क्या जोड़ करके, इको नहीं इका, अगर हम लास्ट में इका जोड़ते हैं तो भी आपका पुल्लिंग से क्या बन जाता है, स्त्रीलिंग बन जाता है। जैसे गायिका गायिका, लेखिका लेखिका, सेवका सेविका, इका जोड़ना है, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा और देखो शिक्षक का हमने इक्का जोड़ा तो शिक्षिका बन गया, बालक में इक्का जोड़ा तो बालिका बन गया, पुस्तक में इक्का जोड़ा तो पुस्तिका बन गया, ठीक है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा और भी नियम है, ये समझना है आपको। शब्दों के अंत में अगर वान या मान को क्रमशः वती और मति में बदल दे तो भी आपको ध्यान रखना है कि पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बन जाता है। मतलब अगर किसी शब्द के पीछे अगर आपको वान दिखाई दे रहा है और आप वान को वती में बदलेंगे, मतलब वान पुल्लिंग का हो और वती स्त्रीलिंग के लिए, तो वान से अगर आप वती लिखेंगे तो शब्द पुल्लिंग से क्या बन जाएगा, स्त्रीलिंग बन जाएगा। किसी के पीछे अगर आपको मान दिखाई दे रहा है जो शब्द पुल्लिंग का है और आप अगर मान से उसके पीछे मति लिखेंगे तो आपका पुल्लिंग से क्या बन जाएगा, स्त्रीलिंग बन जाएगा। जैसे ज्ञानवान, क्या है वान, वान से क्या लिखना है पीछे वती, तो ज्ञानवान से ज्ञानवती, धनवान से धनवती, पुत्रवान से पुत्रवती, सत्यवान से सत्यवती, ठीक है। और रूपवान से रूपवती, और अगर और बात करें तो श्रीमान से श्रीमती, ठीक है। तो आपको ये जो नियम है ये अपनी कॉपी में बढ़िया राइटिंग में उतारना है। तो मेरे हिसाब से इस प्रकार के शब्द आपको समझ में आ गए होंगे। मतलब शब्द क्या है, पुत्रवान, तो वान से आपको क्या लिखना है, वती, तो पुत्रवती। तो वान तो किसके लिए यूज होता है, पुल्लिंग के लिए, और वती किसके लिए होता है, स्त्रीलिंग के लिए। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। तो ये लिखो अपने कॉपी में बढ़िया राइटिंग के अंदर। तो यहाँ तक लिख लिया होगा, और इसी प्रकार से हमारे ये लिंग जो था टॉपिक वो क्या हो गया, पूरा हो गया, ठीक है। तो मेरे हिसाब से अगर आपके सामने कोई शब्द आए तो आप आराम से बता सकते हो कि कौन से लिंग का है। जैसे आपके सामने मैंने मोर बोला, बताओ कौन से लिंग का है, तो आप बोलेंगे पुल्लिंग का। अच्छा ये बताओ इसका पुल्लिंग का जो ये मोर है, ये मोर से पुल्लिंग, इसका अगर हम स्त्रीलिंग बनाए तो क्या बनेगा, मोरनी बनेगा, ठीक है। जैसे घोड़ा शब्द है, घोड़ा कौन से लिंग का है, आप बोलेंगे पुल्लिंग का, और अगर इसका स्त्रीलिंग बनाएंगे तो क्या बनेगी, घोड़ी, ठीक है। तो आपके एग्जाम में आ जाए तो आप आराम से लिख सकते हो, और याद आपको रखना है जो आपको नियम बताए हैं। तो अब हम पढ़ेंगे लिंग के बाद में वचन पढ़ेंगे कि वचन कितने प्रकार के होते हैं, क्या क्या परिभाषा है उसकी बात करेंगे, ठीक है। तो अब पढ़ेंगे वचन। तो देखो वचन का मतलब क्या होता है, क्या वचन होता है, इसकी परिभाषा हम पढ़ेंगे।
और आपको पता होना चाहिए वचन क्या होता है। देखो इस संसार में बहुत सारी वस्तु हैं और वो वस्तु कोई एक वस्तु तो है नहीं, बहुत सारी वस्तु हैं। कितनी वस्तु हैं और कोई वस्तु एक है या उसका और भी रूप हैं, वो किस प्रकार से हमको पता लगेगा, हमें उसे किस प्रकार की वस्तुओं के समूह में शामिल करेंगे। इसके लिए हम समझने के लिए हमारे पास में वचन की जो बातें या नियम है वो पता होना चाहिए कि इतनी संख्या होगी तो ये वचन का होगा और इतनी संख्या नहीं है तो ये इस वचन का नहीं होगा। खैर इस पूरी बात को समझने के लिए हम परिभाषा देखेंगे और वचन के प्रकार देखेंगे और साथ साथ में आपको जो लिखना है वो भी आपको याद भी करना है ताकि आपको याद हो जाए और साथ साथ में आपको समझ में भी आ जाए। खैर तो हम अपनी परिभाषा के बारे में पढ़ें, ध्यान देंगे। लिखा है वचन, तो हेडिंग आप लिखेंगे अपनी कॉपी में वचन, उसके बाद ये परिभाषा लिखेंगे, पहले समझे। लिखा है शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का पता चलता है उसे वचन कहते हैं। परिभाषा बहुत सिंपल है लेकिन समझने वाली बात है। देखो आपके सामने कुछ शब्द आया है, कोई शब्द आया आपके पास, शब्द तो होंगे भाई। आप किताब पढ़ेंगे, कहीं भी पढ़ेंगे, ग्रामर की बुक पढ़ो या हिंदी किताब पढ़ो, आपके सामने खूब सारे शब्द आएंगे और ऐसा कोई शब्द है जिससे आपको ये पता लग रहा है कि ये संख्या एक संख्या है। एक संख्या के बारे में, एक चीज़ के बारे में पता लग रहा है, एक के बारे में पता लग रहा है कि तो एक ही है, उस शब्द से पता लग रहा है। और ऐसा भी तो हो सकता है उस शब्द को देखने से आपके दिमाग में आए कि नहीं, इस शब्द को पढ़ने के बाद में हमको पता लग रहा है कि तो बहुत सारी चीज़ें हैं, अनेक संख्या का बोध हो। बात समझ में आ रही है आपको? या तो एक का हो या एक से अधिक, मतलब दो या दो से अधिक। मैं इस बात को ऐसे, अनेक संख्या मतलब दो या दो से अधिक, आपको ध्यान रखना है। एक संख्या है तो एक हो गई, ये तो एक से ज़्यादा है तो अनेक संख्या हो गई। मतलब ये हुआ कि आप अगर हिंदी पढ़ रहे हो और आपके सामने ऐसा कुछ शब्द आ जाता है जिससे आपके दिमाग में ये पता लग जाता है कि नहीं, इसको पढ़ने के बाद में ये वस्तु एक लग रही है। ऐसा शब्द जो एक के बारे में बता रहा है, ऐसा शब्द जो बहुत सारे संख्या के बारे में, उसके अनेक होने का बोध करवा रहा है, ज्ञान दे रहा है हमें, हम कहते हैं वो शब्द किसी न किसी वचन का होगा। अब कौन सा होगा उसके हम भेद पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये परिभाषा आपको अपनी कॉपी में व्यवस्थित रूप से उतारनी है। ठीक है, फिर हम वचन के भेद पढ़े। लिखा है वचन के भेद। वचन का अर्थ होता है संख्या से। वचन मतलब संख्या, और मैं कह रहा हूँ कि किसी वस्तु के बारे में हमें पता लग जाता है कि संख्या कितनी है उसकी। जैसे ये पेन आपके सामने पड़ा है, संख्या कितनी है? एक है। और आपके सामने एक और पेन पड़ा है, कितनी संख्या हो गई? आप बोलेंगे दो संख्या हो गई। तो अब आपके सामने एक और पेन पड़ा है, कितनी संख्या हो गई? तीन हो गई। और आपके सामने एक और पड़ा है, कितने हो गई? चार हो गई। तो मैंने तीन, चार, दो ये बोली, तो संख्या बोली है ना, इससे आपको क्या पता लग रहा है? मैंने कहा तीन पेन, तो तीन शब्द से आपको पता लग रहा है कि तो तीन चीज़ों के बारे में बात की जा रही है, मतलब संख्या का बोध हो रहा है ना। मैंने कहा 10 पेन है, तो आपको दिमाग में आ गया अरे 10 पेन है, मतलब एक पेन नहीं है, बहुत ज़्यादा पेन हैं। तो जो 10 शब्द हैं वो एक कोई ना कोई वचन का होना चाहिए। तो वो कैसे पता लगेगा कौन सा शब्द कितने वचन का है? वो हम उसके भेद पढ़ेंगे तब पता लगेगा। तो संख्या के आधार पर हम देखें तो इस आधार पर वचन के कितने भेद होते हैं भाई? दो होते हैं। कितने होते हैं? दो। एक तो होता है एक वचन, एक होता है बहुवचन। ठीक है, एक वचन मतलब जहाँ पर एक संख्या का बोध हो, मतलब जिसको पढ़ने से अपन को दिमाग में लगे कि तो एक संख्या ही है, वो एक वचन होगा। और अगर एक से ज़्यादा है, दो या दो से अधिक हैं, तो वो बहुवचन हो जाएगा, बहुत सारी संख्या का बोध हो जाता है। आगे हम इसके एक एक उदाहरण को समझेंगे। तो पहले आप अपनी कॉपी में यहाँ से यहाँ तक इसको बढ़िया राइटिंग में उतारेंगे, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो उतार दिया होगा, अब आगे देखो। लिखा है एक वचन। शब्द के जिस रूप से एक ही प्राणी अथवा वस्तु का बोध होता है वह एक वचन कहलाता है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि शब्द का ऐसा रूप जिससे आपको ये पता लग जाता है कि एक ही चीज़ है, एक ही प्राणी, एक वस्तु है,
अगर उसका बोध होता है तो आप बोल सकते हैं वो एक वचन का शब्द है। तो ये परिभाषा पहले अभी लिखनी है, वीडियो को यहाँ रोक करके आराम से लिखो इसको, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो आपने लिख लिया होगा। तो हमने कहा कि अगर ऐसा कोई शब्द का रूप जिससे आपको एक वस्तु के बारे में पता लगे तो आप कहेंगे वो एक वचन कहलाता है, एक वचन शब्द है। जैसे पुस्तक, पुस्तक शब्द पढ़ने से अपन को एक पुस्तक के बारे में पता लगेगा, भाई एक ही पुस्तक है, लड़की हो, चिड़िया हो या बस। तो ये जो शब्द हैं इससे अपन को एक वस्तु या एक प्राणी सा लग रहा है और हमें इस प्रकार का ये जो बोध है, ज्ञान है जो हमको हो गया है कि यहाँ पर एक वस्तु का ही भाव है, तो इसका मतलब वो एक वचन शब्द है। 2 नंबर जो हमने पढ़ा था बहुवचन, तो बहुवचन की परिभाषा क्या है, ध्यान से पढ़ेंगे, देखेंगे, सुनेंगे। शब्द के जिस रूप से एक से अधिक प्राणियों अथवा वस्तुओं का बोध होता है। शब्द का ऐसा रूप, किसी शब्द को आपने इस तरीके से लिखा, शब्द को इस ढंग से लिखा कि उसको पढ़ने से मुझे या आपको या किसी और को पता लग जाए कि नहीं, इस शब्द से पता लग रहा है कि बहुत सारी वस्तुओं के बारे में, बहुत सारे प्राणियों के बारे में बोध हो रहा है, उसका ज्ञान हो रहा है, तो मैं कहूँगा वह शब्द है, वो बहुवचन शब्द है, वह बहुवचन कहलाता है। जैसे कुर्सी का अगर मैं बहुवचन बताऊँ तो कुर्सी आप बहुत सारी चीज़ें हो गई, मालाएं बहुत सारी हो गई, माला एक वचन है और उसके मालाएं, अब मालाएं को पढ़ते ही मेरे दिमाग में आ रहा है बहुत सारी मालाएं हैं। मैंने कहा पक्षी वृंद, मैंने कहा आपको सामने पक्षी वृंद का है, ठीक है। तो ये पक्षियों का जो समूह हो गया वो आपको ध्यान रखना है। पुस्तक का हमने पढ़ा पुस्तकें, तो बहुत सारी पुस्तकें यहाँ पर आई हैं, ठीक है। अब है वचन की पहचान, हम कैसे पहचानेंगे कि ये कौन से वचन का है, उसके कुछ नियम रूल्स हैं, वो आप ध्यान से देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो पहले तो आपको ये परिभाषा लिखनी है, बहुवचन की परिभाषा ज़रूरी लिखनी है, ठीक है। फिर आपको वचन की पहचान करवाएंगे और आपको पता लग जाएगा कि भाई ये वस्तु एक वचन की है या बहुवचन की है। तो लिख लिया होगा। अब है वचन की पहचान। वचन की पहचान मुख्यतः 2 प्रकार से होती है। अगर हम बात करूँ तो 2 प्रकार से अपन को पता लग जाएगा कि कौन सा शब्द कौन से वचन का है। एक तो संज्ञा सर्वनाम और शब्दों के द्वारा पता लगेगा, एक क्रिया का रूप से पता लगेगा। अब समझेंगे किस प्रकार से संज्ञा और सर्वनाम शब्दों से हमें पता लगेगा कि भाई ये शब्द एक वचन का है या द्विवचन का, या द्विवचन तो संस्कृत में होता है बहुवचन का। संस्कृत में आपके वचन 3 होते हैं, जब आप संस्कृत में पढ़ेंगे कि एक वचन होता है एक तो हिंदी में भी एक होता है। संस्कृत में द्विवचन भी होता है, 2 वस्तुओं का बोध होता है तब, और बहुवचन तो हिंदी और संस्कृत दोनों में होता है। तो हमें संज्ञा सर्वनाम शब्दों से पता लगेगा कि एक वस्तु एक वचन की है बहुवचन की है, और क्रिया से भी हमें पता लग जाता है कि वस्तु एक वचन की है या बहुवचन की है। तो ध्यान से देखेंगे परिभाषा को और समझेंगे किस प्रकार हमें पता लग जाता है कि वस्तु एक वचन की है या बहुवचन की। देखो 1 नंबर देखो लिखा है, संज्ञा सर्वनाम शब्दों के द्वारा जब संज्ञा या सर्वनाम शब्द एक या अथवा अनेक का बोध करवाते हैं, तो पहला जो हम पढ़ रहे हैं तरीका पहचान का, कि जब संज्ञा या सर्वनाम शब्दों से अपन को पता लग जाता है कि वस्तु एक है या अनेक हैं, तो हमें वस्तु के वचन के बारे में पता लग जाएगा। अब इस बात को समझना है। जैसे उदाहरण की अगर बात करें तो लिखा है, उन्होंने मैच जीत लिया। अब देखो आपके सामने एक शब्द आया है, क्या आया है? उन्होंने। अब उन्होंने को देख करके आपको क्या पता लग रहा है कि वचन, ये जो लाइन है, जो वाक्य है, वो एक वचन का है या बहुवचन का है?
क्योंकि उन्होंने जो शब्द यहाँ लिखा हुआ है, पहली बात है कौन सा शब्द है, तो आपके दिमाग में आना चाहिए उन्होंने सब लिखा है ना, ये सर्वनाम है। ये लिखा ना उन्होंने, ये शब्द कौन सा है, ये सर्वनाम शब्द है, क्योंकि किसी वस्तु का नाम तो है नहीं, किसी स्थान का भी नाम नहीं है, प्राणी का भी नाम नहीं है, जबकि क्या है, किसी वस्तु या स्थान या प्राणी की जगह शब्द यूज हुआ है। उन्होंने मतलब कोई भी हो सकता है, तो ये सर्वनाम शब्द है। अब इससे पता लग रहा है कि ये वाक्य और ये जो उन्होंने लिखा हुआ है, ये कौन सा वचन का शब्द है, बहुवचन का है। ठीक है, तो ये अगर हम लिखते हैं उसने, अगर मैं यहाँ लिखता कि उसने मैच जीत लिया, और अब इसको पढ़कर आपके दिमाग में क्या आ रहा है, इसको पढ़कर आपको लग रहा है कि एक वचन का है। कौन से वचन का है, कि उसने मतलब एक ही व्यक्ति है, तो उसने, और इसके जो मैंने यहाँ लिख दिया उन्होंने, बाकी वैसे वैसे लिखा है, उन्होंने मैच जीत लिया, बस पीछे वाले 3 अक्षर बिल्कुल वैसे वैसे हैं, फर्क उसने और उन्होंने। उसने शब्द से आपको लगा कि एक वचन का है, और उन्होंने से लगा ये बहुवचन का है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ सर्वनाम की वजह से हमको पता लग गया कि वचन कौन सा है, तो बहुवचन का है, तो ये बहुवचन का हो गया। और आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, आगे पढ़ेंगे अगली वीडियो में। आपका वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और यहाँ तक अपने कॉपी में लिखना भी है। ठीक है, तो घर पर रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई करिए और सुरक्षित रहिए, अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। हाँ, और वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, और वीडियो को शेयर भी आप कर सकते हो। वीडियो को एक बार नहीं 2-3 बार देखना है, ताकि आपको परिभाषाएं और ये जो व्याकरण से संबंधित जो भी बातें मैं बता रहा हूँ आपको समझ में आ जाए, और समझ में आने के बाद में आपकी व्याकरण बिल्कुल सिंपल हो जाएगी।